तक थोड़ा सा रिविजन हम कर लेते हैं, क्योंकि लाइव हो गया है। मैंने आपको जैसे कहा था कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आए स्वर, तो हम आगे व्यंजन के ऊपर चलेंगे। आपसे मैं पूछ लेता हूँ। सुशील जी, सुशील जी नाम है जो join है। आप बताएंगे स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं? वीरेन जी, एक बार मुझे होस्ट बना दीजिए, तो मैं यहाँ से मैनेज कर लूंगा शेयरिंग वगैरह। मुझे ठीक होस्ट को होस्ट भी कर ठीक है सर। दीजिए। चलिए सुशील जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट करके मैं बता दीजिए स्वर कितने होते हैं और उनके नाम क्या क्या है। क्विक रिवीजन करके फिर आज आगे बढ़ते हैं, ऑलरेडी लेट जी। स्वर 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 को बोलने के लिए किसी और शब्द की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, सही है, ठीक है। बढ़िया। और, ठीक है। और जो शब्द है, जो स्वर है, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, री, वेरी गुड। रल, हाँ सही है, सही है, चलिए आगे आगे आगे। ए, 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 ऐ, ए, हाँ, ए आई। आई, ओ, औ। ठीक है, वेरी गुड। इस तरह हमने 13 प्रकार के स्वर पढ़े थे। आई डोंट नो व्हाई लोग बहुत कम, आज 20 लोग ही जुड़े हैं, पिछली मीटिंग में 50-60 लोग थे। व्हाटएवर, वील इंक्वायर दैट लेटर ऑन। तब तक बाकी लोग भी कैमरास ऑन कर ही लें, सो थोड़ा सा हमें इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ सकते हैं। चलिए, जैसा हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था कि दो कैटेगरीज में संस्कृत लैंग्वेज में हमने लेटर्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा है, जिसमें से पहली कैटेगरी हमने देख लिया है जो स्वर कहलाती है, और दूसरी कैटेगरी हमारी है जो कि व्यंजन कहलाती है। आज हम व्यंजनों के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन क्या चीज है। लेकिन उसके पहले मुझे आपका एक जी राजू जी कहिए। आपका आवाज मेरा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है क्या? मुझे नहीं आ रहा है, शायद मेरा होगा, आई डोंट हाँ नो। क्योंकि आपका आवाज ही मेरे पास ब्रेक होके आ रहा है, शायद मुझे भी आपसे। नहीं आ रहा अनमोल जी। शायद सर आप बहुत ब्रेक ईयरफोन होकर आ रहा है, आपकी निकालेंगे आवाज तो क्लियर बेटर नहीं होगा। है। आप शायद ईयरफोन निकालेंगे तो थोड़ा बेटर होगा, ऐसा लगता अभी थोड़ा ठीक है क्या? है। सुनने में ब्रेक होता है, थोड़ा थोड़ा हाई लो होता है। जस्ट अभी ब्रेक कर रहा है तो फिर मैं इस रोके ना हूँ। It's not okay. I Still think it's same okay. problem. ओके, लेट्स जस्ट। अब आई थिंक इट्स क्लियर है ना, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है ना? ठीक है, ओके फाइन मैन। हम आज हमारा टॉपिक व्यंजन की तरफ चलते हैं, लेकिन व्यंजन की ओर जाने के पहले एक कंफ्यूजन कुछ लोग, मैंने ऑलरेडी आपको एक वॉइस नोट भेज के मैंने क्लियर किया हमने था। बोला ये नहीं लगाने का। अभी और भी बहुत से लोग अनम्यूटेड हैं क्या? Because there is a lot of disturbance still. मुझे आपके लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं मुझे एग्जैक्ट समझ, आप चैट पे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको जो भी इंक्वायरी है वो सही कर दूंगा, है ना? Volume अभी हम increase. आगे Your बढ़, आप volume, मुझसे your volume is very low. It's hard to hear. ओके ओके ओके, आई ओके 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 फाइन, गॉट दैट। I ओके can hear फाइन है, your volume fine, but it is not very clear and there is a lot of ओके ओके, you'll hear disturbance. that now. I've removed the earphones, it will be clear now from now on, Okay, thank right? you. ओके ओके। सो प्रीवियस क्लास में हमने स्वर को देख लिया था, बट रिगार्डिंग दैट मैंने आपको एक वॉइस नोट भेजा था, जो मैंने आपको संयुक्त स्वर जो होते हैं उन संयुक्त स्वर के लिए मैंने आपको एक वॉइस नोट भेजा था, बट आई स्टिल फील कुछ कंफ्यूजन रह गया होगा। मैं एक बार वापस से वो स्क्रीन शेयर करके आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ और फिर हम लोग फॉरवर्ड मूव करेंगे। आई वांट कि आप लोग डाउट्स अपने चैट बॉक्स में लिखें, उसके बाद मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, राइट? देखिए, लास्ट के 4 व्यंजन जो हमने देखे थे, जिन्हें हमने
संयुक्त व्यंजन बोला था जो थे ए, आई, ओ और औ, राइट। ए, आई, ओ, औ। नाउ इशू क्या आता है पता है आपको? देयर इज डिफरेंशिएशन कि कहीं पे किन्हीं और स्वरों के मिलाकर के ये संयुक्त व्यंजन बनते हैं और कहीं पर किसी और स्वर को मिलाकर हम इनको यूज करते हैं। तो मैं आपको आज एक प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ कि ये चार प्रकार के व्यंजन बने कैसे। लेट्स सॉल्व दिस होल प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, उसके थ्रू आप लोग को समझ आ जाएगा कि कैसे ये चारों संयुक्त स्वर बने हैं और किन किन स्वरों से बने हैं। इसके बाद आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगी। लेट मी शेयर द व्हाइट बोर्ड, उसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। देखिए यहाँ पर जो चार तरह के हमने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं, उनमें सबसे पहला व्यंजन हमारा हमने देखा है वो है ए, राइट। ये ए कैसे बनता है? ये एक दो स्वर दिन से बनता है। अब आपने इसके पहले जो संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा है ना, उन सबको आप अनलर्न कर दीजिए। आई एम स्टार्टिंग से मैं आपको संयुक्त स्वर बता रहा हूँ कि कैसे बने, राइट। सबसे पहला संयुक्त स्वर जो हमारा ए है वो बना है अ प्लस आ से। अगेन संयुक्त स्वर में सब हमारा जो पहला संयुक्त स्वर है ए, ये दो स्वर से मिलकर बना है, जो कि पहला है अ और दूसरा है आ, राइट। इसके बाद दूसरा संयुक्त स्वर जो हमारा है जिसे हम आई कहते हैं, आई। तो ये आई कैसे बना है? तो ये आई बना है ए प्लस अ, क्योंकि ये ए का ही बड़ा भाई है आई, और ये ए हमने इसके पहले देख ही लिया। तो ये ए और अ मिलकर के बनते हैं आई। किसी को डाउट हो तो हैंड रेस करिएगा, मैं क्लियर करूंगा। इसके बाद तीसरा जो हमारा स्वर बना है जिसे हम कहते हैं ओ। तो ये ओ हमारा कैसे बना है? तो ये हमारा ओ बना है अ प्लस ऊ से। प्रियंका जी मैं आपका डाउट ले रहा हूँ अभी। ओ हमारा बना है अ प्लस ऊ से, और इसके बाद हमारा लास्ट वाला जो संयुक्त स्वर है जिसे हम आउ कहते हैं, राइट। वो आउ हमारा बना है अ प्लस ओ से। मतलब जो हमारे आउ किससे बना है? अ प्लस ओ से। मतलब दो तो जो हमारे स्वर हैं, बड़ा ए मतलब दीर्घ आई और दीर्घ औ, मतलब ये वाला स्वर आई एंड ये वाला औ, ये दोनों में ही औ में हमने ओ लगाया है अ को छोड़ के, और आई में हमने क्या लगाया है? ए लगाया है, राइट। और बाकी जो हमारे दो बच गए, जैसे हमारा ये वाला स्वर बच गया था ओ, तो इसमें हमने ऊ को जोड़ा है अ के साथ में। और जो हमारा एक आई था, ये सिंपल है, इस ये कैसे बना है? तो हमारा ये बना है अ प्लस आ से। इस तरह से हमने हमारे संयुक्त स्वरों को बनाया है। कुछ लोगों को कुछ डाउट है, आप लोगों के डाउट्स को लेते हुए हम फिर हमारे आगे व्यंजन की तरफ बढ़ेंगे। जिनको डाउट्स है वो हैंड रेस कर लीजिए, तो मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। एक अभिषेक जी को कोई डाउट आ रहा है? मैं एक सेकंड में अभिषेक जी आपका डाउट ले रहा हूँ, जस्ट सेकंड। जी अभिषेक जी आपका डाउट बोलिए, क्या डाउट है आपका? डाउट नहीं है, बट आपने जो बाद में जो नोट भेजी थी
उस जी दिन, जी जी, उसमें आपके नोट में अलग था कंपेयर टू जो करेक्ट अभी आपने कहा। करेक्ट करेक्ट। मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि दो तीन जगह पे अलग अलग स्वर आता है। कहीं पे अ और आ मिलेगा, कहीं पर अ और ई मिलेगा, इसलिए मैंने आपको उस दिन नोट भी भेज दिया था। और एक और तरीके से जहां पर मिलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अ प्लस ई भी चल जाएगा और अ प्लस आ से भी ए बनता है, ये भी चल जाएगा। कोई ज्यादा इसमें इश्यू नहीं है। और अगर आपको फिर भी समझना है, ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो सबसे सिंपल मैं आपको एक रूल बताऊं, तो संयुक्त स्वरों को आप लोग दीर्घ स्वर भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए? तो तीन हमने स्वर पढ़े थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो संयुक्त स्वर को मत बोल के दीर्घ स्वर के अंदर ही ए आई ओ औ को इंक्लूड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, एक सॉल्यूशन के रूप में। एनी अदर थिंग प्रियंका जी, कोई डाउट आप तो नहीं है? हाँ, मतलब हाँ वही जी, था जो नोट से थोड़ा मेल हाँ नहीं करेक्ट। खाता, तो अपने को हाँ समझ में मैं, आ गया। हाँ ओके फाइन, चलिए विद दादी दिस। मुझे भी एक डाउट है। जी जी, कहिए जैसे कहिए। आपने ए का अ प्लस आ ए हो गया, और जो आई है वो ए प्लस आ है, तो इसका मतलब हुआ अ प्लस आ प्लस अ, सर जो तब वो आउ आई है, जो होगा। अराइव हुआ है, वो अ प्लस आ से एक हुआ हुआ सेकेंड, है। आई रिक्वेस्ट कि किसी एक का डाउट हो जाए फिर हम लेंगे, मैं दोनों की नहीं सुन पाया डाउट अभी। हाँ जी, सबसे पहले अनु जी कह रहे थे, हाँ ए, बोलिए। हाँ, ए मतलब अ प्लस आ ए हो गया, हाँ और आई मतलब मतलब तो फिर मेरे हिसाब से अ प्लस आ प्लस अ हुआ, नहीं, तब वो देखिए हुआ हम आई। तीन लेटर्स हमें नहीं लिखना, हमने ए लिख दिया ना अगर एक बार, तो उस ए के अंदर हाँ, अपने आप आ गया अ प्लस अ, तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ए हमने लिख दिया तो ए के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है अ और आ, उसको हमें तीन ब्रैकेट में डिवाइड ही नहीं करना है। हमें उसको तीन में डिवाइड ना करना पड़े इसलिए तो हमने ए शब्द बनाया है, ए अक्षर। अगर तीन ही लिखना होता तो हम इसे ए से क्यों जोड़ते? हमने डेफिनेशन पढ़ा था ना, अगर आपको पता हो कि संयुक्त स्वर मतलब जो दो स्वर से मिलके बने हैं, तो ये रूल है कि दो स्वर होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगाने हैं, है ना? जी, कोई और कुछ कह रहा था अभी? सर आउ के लिए जो दो स्वर है वो है अ और आ है, या अ और ओ है? ऊ, 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 बड़ा ऊ। औ के लिए अ प्लस ऊ, दीर्घ ऊ। दीर्घ दीर्घ ऊ है ना? दीर्घ ऊ भी चल जाएगा, अ और अ प्लस ओ प्लस बोला है। ओ भी चलेगा, ओ भी चलेगा। अ प्लस ओ भी सही है और अ प्लस दीर्घ भी सही है। अभी मैंने आपको ओ क्यों बताया, क्योंकि ओ आप लोग पढ़ चुके हो ना, ए आई ओ औ, इसलिए ओ वाला आप याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मैंने बताया वो याद रखिए आप लोग। ठीक जी, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। आप लोग बोलने के बाद तुरंत माइक म्यूट कर लीजिए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अदर्स आल्सो। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, सेकंड ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन्हें हम व्यंजन, व्यंजन नाम से हम जिन्हें जानते हैं। अब हम व्यंजन की तरफ चल रहे हैं। मैंने आपसे वैसे कहा तो था कि आप एक रिकॉर्डिंग मैंने भेजी थी उसको देख के आए, बट नो इशू, हम कंटिन्यू करते हैं व्यंजन को। भाई अब देखिए, व्यंजन को जानने मैं आपको व्यंजन बताऊं उसके पहले आप एक जगह फोकस कीजिए। जितने भी यहाँ पर आपको व्यंजन दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एक जो क लेटर लिखा है, इसके नीचे आपको एक लाइन सी दिख रही होगी, है ना? क के नीचे, जैसे आप ख देख, ख के नीचे एक लाइन सी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, राइट? ग के नीचे एक लाइन हमें यहाँ पर दिख रही है। तो ये लाइन क्या होती है? इस लाइन को हम कहते हैं हलंत। फिर आपको बता देता हूँ, बोर्ड शेयर करके आपको फिर से बता देता हूँ। संस्कृत लैंग्वेज में दो चीजों का यूज आपको सबसे ज्यादा हर जगह देखने को मिलता है। एक तो होता है, जैसे मेरा शब्द मैंने लिखा है म, और म के नीचे एक डंडा मैंने खींच दिया, इसका नाम होता है हलंत। ह, ल, आधा न, त, हलंत। हलंत मतलब क्या होता है? तो कहते हैं हलंत मतलब होता है हाफ, आधा। हिंदी में जैसे हम लोग बनाते ना ये, जैसे ये मैंने ऐसे लिख दिया और म और न लिख दिया म के बाद, तो ये म आधा है कि नहीं है? ये म आधा है। इसी तरह संस्कृत में हम म को पूरा लिख रहे हैं, और म के नीचे बस एक ही डंडा, जिसको हमने हलंत शब्द दिया है। हलंत बोलने से ये लेटर अपने आप हाफ हो जाता है। अगर अब ये इसकी क्या नीड है, किसी भी लेटर के नीचे से इस प्रकार से स्लैश करके हाफ बनाने की क्या नीड है? तो इसकी नीड इस तरह से है, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको सबसे पहले पिछले वीक क्लास में बताया था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वर अ है।
जितने भी व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे वे सारे के सारे व्यंजन आधे हैं, कंप्लीट नहीं है। स्वर और व्यंजन में डिफरेंस ये है कि स्वर कंप्लीट होते हैं, लेकिन व्यंजन जितने हम आगे पढ़ने वाले हैं वे सारे के सारे व्यंजन आधे होते हैं। अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसलिए आपको दिख भी नहीं रहा है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ उस पर आप फोकस कीजिए कि जितने भी स्वर होते हैं, स्वर कंप्लीट है, स्वर आधे नहीं होते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं व्यंजन आधे होते हैं। कैसे पता चला आधे होते हैं व्यंजन? क्योंकि हर व्यंजन के बाद में ऐसा हलंत लगा होता है, और ये हलंत इस बात को बताता है कि वो व्यंजन कैसे हैं, आधे हैं। अब हमने तो कई बार देखा है संस्कृत में कि बोर्ड क पूरा भी लिखा हुआ है, तो ये आधा का पूरा कैसे बना? ये क तो मैंने आपको बताया व्यंजन आधा है, तो ये कंप्लीट कैसे हुआ? तो इसको कंप्लीट किया हमारे मास्टर स्ट्रोक अ ने। किसी भी व्यंजन में अगर हम अ स्वर जोड़ देते हैं, क क्या है? क व्यंजन है, अ क्या है? अ स्वर है। समझ नहीं आ रहा हो तो डाउट आप हैंड रेस कर सकते हैं। आपको इतना तो पता है क क्या है? क है व्यंजन, और अ क्या है? अ है स्वर। इस अ को किसी भी व्यंजन में जोड़ देने पर, एडिशन कर देने पर वो व्यंजन पूरा हो जाता है और क बन जाता है। अब वो आधा नहीं रहा, मतलब व्यंजन सारे हाफ हैं, आधे हैं, लेकिन उन व्यंजन को आप कंप्लीट कैसे करोगे, पूरा कैसे करोगे? तो उसको आपको पूरा करना पड़ेगा इस अ को जोड़ने से। जी जुकोब जी, आप कुछ कह रहे हैं क्या? सर ये व्हाइट बोर्ड पे कुछ राइटिंग दिख नहीं रहा है, आप लिख रहे हो कुछ? नहीं नहीं, मैंने लिखा है, एंड आई थिंक बाकी लोगों को दिख रहा है, आई दिख थिंक। रहा है। दिख रहा है? जी जी, तो हाँ आप एक बार चेक कर लीजिए वापस से, और अगर बीच में कुछ छूट जाता है ना आप लोग का, तो आप रिकॉर्डिंग वापस देख लिया करें, तो आपको एक बार हेल्प हो जाएगा, है अच्छा ना? अच्छा, बाकी क्योंकि मैंने बोर्ड लिखा दिख हुआ रहा है। है। नहीं हाँ नहीं, मैंने बोर्ड लिखा दिख रहा है हुआ पर है। राइटिंग नहीं आ रहा है कुछ। नहीं नहीं, मैंने लिखा है। इट मीन्स थोड़ा सा आपका नेटवर्क कुछ है, कोई बात नहीं, आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलिए तो मैंने आपको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। सारे के सारे व्यंजन आज हम जो पढ़ने वाले हैं वे सारे आधे हैं, कंप्लीट नहीं है। और हमें कैसे पता चल रहा है वो हाफ हैं? क्योंकि उनके नीचे हलंत लगा हुआ है, और उनको कंप्लीट कौन करता है? तो उनको कंप्लीट करता है हमारा मास्टर स्ट्रोक अ, जो एक स्वर है, उसको ऐड करने से सारे के सारे व्यंजन कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे के पूरे बन जाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको इस लैंग्वेज में जहां पर भी आधा व्यंजन यूज करना हो, आधा लेटर यूज करना हो, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, वो वर्ड लिखकर उसके नीचे हलंत लगा सकते हैं। और जहां पर आपको पूरा करना हो वहां पर आप क लिख दीजिए। उससे क्या पता चलेगा कि इस क में ये अ मिला हुआ है। व्हाट दैट? ये इस तरीके से मैंने आपको एक रूल बताया। एक और आपने चीज सुनी होगी, जैसे संस्कृत शब्द है नमः, तो यहाँ पे दो डॉट्स लगी होती हैं कई बार, है ना? इन दो डॉट्स को हम कहते हैं विसर्ग। विसर्ग, ये दो हमारे संस्कृत लैंग्वेज की स्पेशलिटी है। एक तो जो वर्ड्स को हाफ करता है, वो वर्ड को हाफ करने वाली चीज होती है हलंत। और एक जो वर्ड्स में दो डॉट्स, जिसे हम विसर्ग कहते हैं, वो लगाता है। अब हलंत का यूज तो आपको समझ में आ गया कि नहीं? हलंत किस यूज में आता है? टू मेक व्यंजन हाफ, आधा यूज बनाने के लिए। विसर्ग की यूज में आता है, तो हम विसर्ग का हमेशा यूज करते हैं कि भैया हमें क्या करना है उसमें, जब आपको डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा लेटर पुल्लिंग है। पुल्लिंग मतलब जेंडर, पता है को जेंडर डिफरेंस करना है हमें, कि कौन सा लेटर मेल है, कौन सा वर्ड फीमेल है, कौन सा वर्ड नपुंसक लिंग। अभी हम आगे आएंगे। संस्कृत में तीन प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग मतलब मेल, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, और तीसरा नपुंसक लिंग जो हमारी चीजें होती हैं, स्टेबल, चेयर, स्टूल एंड ऑल दैट। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो जो विसर्ग मैंने आपको बताया विसर्ग के यूज में आता है, तो विसर्ग का सिर्फ एक ही यूज है, और वो विसर्ग का ये यूज है कि वो जेंडर डिफरेंशिएट करता है, उसे लगाने से पता चलता है। अच्छा, कहाँ पर विसर्ग लगाने से कौन सा जेंडर होता है वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आपको इसका नॉर्मल यूज आना चाहिए कि हलंत लगाए मतलब उसका क्या मतलब है, और जहां पर विसर्ग लगा है उसका क्या मतलब है। इतनी बात अभी आपको आनी चाहिए। चलिए उन व्यंजनों को आज हम पढ़ लेते हैं कि वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं।
चलिए कम ऑन, फोकस हियर नाउ। स्टार्टिंग करते हैं। पहला व्यंजन जो होता है वो है क। पहला व्यंजन क। देखिए हलंत लगा हुआ है सब में। बिना हलंत के व्यंजन मत लिख देना आप लोग, व्यंजन आधे होते हैं। दूसरा व्यंजन है ख। दूसरा व्यंजन ख। तीसरा व्यंजन होता है ग। है ना, ज्यादा टफ तो है नहीं, मैं थोड़ा स्पीडली तो नहीं लग रहा आप लोगों को। क ख ग। तीसरा व्यंजन होता है घ। क ख ग घ। इसे हम कहते हैं न। न। अच्छा, हिंदी में आपने लेटर सुना होगा न, और ये भी न। डिफरेंस क्या है? तो देखिए, ये न बोलने में थोड़ा सा आपको अपनी आवाज को अंदर क ख ग ग न, वो होता है न। वो पूरा खुल के आप बोलते हैं न। इसका प्रोनाउंसिएशन भी वैसे ही आता है न जैसा ही, लेकिन इसको थोड़ा सा कम वॉइस में बोलेंगे न। क ख ग घ न। और जो प्रॉपर न होता है वो न। आपको मेरे बोले में डिफरेंस पता चल रहा है? न और न। अगर डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसको न बोल दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आपको बस पता चल गया दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, तो दैट इज सर वेरी वो हेल्पफुल फॉर यू। क्या जी लिखा है, नकार? हाँ, वो छोड़ दीजिए, वो नंकार है। नंकार इसलिए क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि वो लेटर से कोई शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा। ऑल दो इससे आज तक कोई भी वर्ड की स्टार्टिंग नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर कोई प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए नंकार ऐसे यहाँ पर लिख दिया है। चलिए आगे बढ़े। सर इसे न बोलते हैं, न न बोलते हैं, न न बोलते क ख ड ग नहीं, घ न। ड नहीं, ड अभी आगे ड आएगा ड ये ड। नहीं न, हाँ ड न नहीं न न। न न, सही है सही है, चलेगा। ग ख ग ग न। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला च। च। फिर है छ। ज। झ। च छ ज झ, ये सब आपने हिंदी में पढ़ा है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक नया लेटर यहाँ पर आया है संस्कृत लैंग्वेज का, ये बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन संस्कृत लैंग्वेज में इसका यूजेज है। इसका नाम है इयो। इयो। एक स्वर है ई और एक व्यंजन य। इयो। इयो। किसी को डाउट है क्या बोलने में? नहीं तो आगे बढ़े। इयो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत रेयर इसका यूज होता है, इसका हमेशा बहुत रेयर यूज होता है। इसके बाद ट। सब में हलंत लगाई, ये बात आप लोग ध्यान से देख लो। ट। उसके बाद है ठ। ठ। फिर ठ। अब यहाँ पर आया है ड। अभी आप में से कह रहा था ना कि ड का यूज नहीं है, ड का यूज नहीं है, तो यहाँ पर देखिए ये ड अलग है, और इसके ऊपर जो हमने यूज किया था ये अलग है। डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो इसके आगे डॉट लगा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर कोई डॉट नहीं लगा हुआ है, ये अलग से ड है, डमरू वाला ड, है ना। उसके बाद ढ, ये सब आप हिंदी में पढ़ चुके हो, हिंदी वाली व्यंजन है, ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। ड ढ। फिर है न। न। फिर है तो। तो के बाद है थ। थ से भी कोई वर्ड स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए थकार हो ऐसे लिखा है, बट इससे कोई वर्ड की स्टार्टिंग नहीं होती है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद है द। द। फिर है ध। ध के बाद है न। जी से सुशील जी कुछ कह रहे हैं, कहिए। था से थोड़ा तो शुरू होता है, थोड़ा शब्द तो बनता है। कहाँ से? था से थोड़ा। थोड़ा, लेकिन थोड़ा हिंदी शब्द है ना, संस्कृत शब्द नहीं है। अच्छा, ओके ओके। जी जी जी। ओके। उसके बाद प। प। उसके बाद फ। फ। फिर ब। ब। ह। क्योंकि आप खुद समझे कि लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं तो कितने सारे लेटर्स तो उसमें आएंगे ही, तो आपको पता तो होना चाहिए कौन कौन से लेटर्स हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद म। म।
देन य, य, र, बस खत्म होने वाले हैं, र, देन ल, देन व, उसके बाद देखिए श, नीचे आ जाएंगे श। देखिए श श के प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ही डिफरेंस है, श और श, इसलिए हिंदी में हम पढ़ते हम क्या बोलते हैं, शक्कर वाला श और षटकोण वाला श, क्योंकि हमें बोलने में डिफरेंस पता नहीं चलता, राइट। तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, बोलने में फोकस नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि दो अलग अलग ऐसे लेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, स श स, और लास्ट है ह। ज्यादा हो गए क्या? एक पूरी लैंग्वेज लेटर से मिलके बनी है, राइट। और अगर आप लोगों ने हिंदी थोड़ी बहुत पढ़ी है तो हिंदी थोड़ी बहुत तो पढ़ी, कि जिसने थोड़ी भी हिंदी पढ़ी उसको पता है ये सब शब्द हिंदी में आते हैं। बस आपको डिफरेंस कहाँ मिला, तो एक आपको इधर ये वर्ड आपको मिला होगा अलग से, जो सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज में यूज हो रहा है, और इसके अलावा ये न एक होता है, ये हमारा अलग से संस्कृत लैंग्वेज में यूज होता है। इसके अलावा ज्यादातर शब्द सारे के सारे कहाँ पर हैं, हमारे तो हिंदी लैंग्वेज वाले यूज होते हैं, उसमें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस है नहीं। चलिए एक, जी प्रियंका जी कुछ पूछ रही है, कहिए प्रियंका जी। मतलब इसमें एक श और ग्न नहीं है लास्ट वाले दो। हाँ करेक्ट, नहीं है, नहीं है। चलिए एक, तो ये तो स्वर थे, मैं व्यंजन वापस नहीं बुलवा रहा हूँ, क्योंकि आप इसमें ज्यादा ऐसी कोई बात है नहीं वापस बुलवाने जैसी, लेकिन आप लोग को याद करने पड़ेंगे ये। लेकिन आपको याद कैसे करने हैं व्यंजन मैं बताऊंगा अभी, इनको आपको कुछ ग्रुप में याद करना है, वो मैं बताऊंगा। उसके पहले देखिए यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है, व्यंजनों को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वर तो अपने आप में इंडिपेंडेंट थे ही, आपको मैंने बता दिया था, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि सभी व्यंजनों के नीचे क्या लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ है। हलंत मतलब समझ गए ना आप लोग, अब बताना तो नहीं पड़ेगा। हलंत लगा हुआ है हर एक व्यंजन के नीचे, तो वो इनकम्प्लीट है, आधा लेटर है। और अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे स का एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पर लिखा है सर्पः। अब यहाँ पर तो स पूरा है, यहाँ पर तो नीचे हलंत नहीं है, तो ये स पूरा कैसे हो गया? तो इस कहते हैं इस स में हमने अ जोड़ा था, और अ क्या था हमारा, एक स्वर था। क्वेश्चन। एक सेकंड, एक सेकंड, आप हैंड रेस कीजिए, सीधे तुरंत बोलिए मत, हैंड रेस कीजिए, मैं आपसे पूछूंगा। तो ये स सर्प जो है वो कैसे बन गया स पूरा? तो इसमें हमने अ हमारा स्वर जोड़ा था, तो ये पूरा बन गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। अब बोलिए किसका डाउट था? हाँ, ये सब बोलने के लिए सिर्फ अ ऐड करना है, दूसरा कुछ नहीं, नहीं। देखिए अगर हमें स में ई की मात्रा जोड़नी हो तो हम ई वाला स्वर जोड़ेंगे, समझा देते हैं आपको। अच्छा। तो मैंने आपको किस उससे बताया था कि अगर आपको सिर्फ कंप्लीट करना है, फॉर एग्जांपल आपको उसमें कोई भी मात्रा नहीं जोड़नी है, जैसे श शब्द हमारा है, अब इसमें आपको ये आधा हाँ है स, है ना। अब कुछ नहीं करना है, इसको कंप्लीट करना है, आपको कोई मात्रा नहीं लगा तो स में अ जोड़ दीजिए और ये स आपको कंप्लीट हो जाएगा, हाँ। राइट। लेकिन अगर आपको इसे सी बनाना है तो कुछ नहीं करना, स में आप ई जोड़ दीजिए, क्योंकि ई भी तो व्यंजन ही स्वर ही है, ये भी हाँ। तो स्वर ही है, तो ये बन हाँ। जाएगा आपका सी, कंप्लीट। ओके, समझ हाँ, गया। हाँ, जी जी जी, एक बार माइक, या ठीक है। तो इट इज नॉट ऑलवेज लाइक कि आपको अ ही जोड़ना है, जैसी जो मात्रा आपको लगानी है उसके अकॉर्डिंग हम व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं। बट इतना बात पक्की है कि वो स्वर अपने आप, व्यंजन अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको स्वर को उसमें ऐड करना पड़ता है, दैट इज द मेन थिंग, राइट। एनी अदर डाउट? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, जैसे हमारे थ्री टाइप्स थे किसके, स्वर के, वैसे ही यहाँ पर तीन तरीके हैं हमारे व्यंजन के। तीन टाइप्स के व्यंजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला व्यंजन है जिसका नाम है स्पर्श। क्या नाम है? स्पर्श। दूसरा जो व्यंजन है उसका नाम है अंतःस्थ। देखिए जो विसर्ग होता है उसका साउंड कैसा है, अंतः, थोड़ा सा ह जैसा उसका साउंड आता है, ह जैसा, लेकिन वो प्रॉपर ह नहीं है,
सिर्फ बोलने के लिए हम उसको कैसे बोलते हैं, अंतस्थ। अब देखिए यहाँ पर ये स आधा है, ये तो यहाँ पे अंतस्थ के स आधा है कि नहीं है, तो कुछ नहीं है। हमने स में किसी स्वर स जो व्यंजन है उसमें स्वर को नहीं जोड़ा, तो वो स आधा लिख दिया यहाँ पर। और यहीं पे अगर पूरा स चाहिए होता तो उसमें अ को जोड़ देते हम, तो पूरा स बन जाता। राइट, तो अंतस्थ। और तीसरा है ऊष्म। अभी ऊष्म में भी षटकोण जो स्वर लगा हुआ है वो भी क्या है, आधा है। तो ये व्यंजन में हमने किसी स्वर को नहीं जोड़ा तो आधा यूज कर रहे हैं, और इसमें अगर हम स्वर को जोड़ देते तो ये पूरा यूज हो जाता। इस प्रकार से तीन तरीके के व्यंजन होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अभी स्पर्श वाले व्यंजन पे हम आएंगे, लेकिन उसके पहले हम समझ लेते हैं अंतस्थ। 4 काइंड ऑफ, 4 तरीके के अंतस्थ स्वर होते हैं, य, र, ल, व। डिवाइडेशन कैसे किया, कौन कौन से 4 अंतस्थ स्वर है, तो कह रहे हैं य, र, ल, व। ये चारों हमारे अंतस्थ व्यंजन है। उसके बाद अगला है ऊष्म। तो ऊष्म कैसे जोड़ेंगे, तो 4 प्रकार के व्यंजन जो ऊष्म है वो है श, श, स, ह। थोड़ा सा अगर आप इनको देखें, इनको ऐसे ग्रुप में डिवाइड क्यों किया है, तो श, स, स, दे साउंड टिपिकल सेम, लिटिल बिट ऑफ सेम साउंड उनका आता है। तो एक ये लॉजिक भी यहाँ पर है कि ऊष्म में श, स, स और इनका एक और दोस्त है ह, इनको जोड़ा है। अब अगर मैं कहीं भी बोलूं कि यहाँ पर अंतस्थ स्वर का प्रयोग होगा और ये अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग होगा, तो तुरंत आपको क्या पता चल जाना चाहिए कौन कौन से व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, तो 4 व्यंजन की हम बात कर रहे हैं, यर अलावा। अब मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, मैं एक साथ बोलूंगा अंतस्थ स्वर बताइए, सॉरी अंतस्थ व्यंजन बताइए, तो ये लगा होते हैं, आपको पता होना चाहिए। मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, मैं एक साथ बोलूंगा कि आप ऊष्म व्यंजन बताइए, तो ऊष्म व्यंजन श से सह होते हैं, आपको पता होना चाहिए। राइट, गॉट दैट। आगे बढ़े। अगला हमने देखा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे 50 नहीं सॉरी 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको ग्रुप में आपको याद करना है तो ही आप संस्कृत आगे आपको यूजफुल आएगा, वरना ऐसा नहीं कि आप कोई भी व्यंजन याद कर ले, लाइन से याद होना चाहिए और उनके ग्रुप लीडर के साथ याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहले 5 स्टार्टिंग 5 स्वर जो हैं, व्यंजन जो है सॉरी, इसे हम कहते हैं क वर्ग। क्या कहते हैं, क वर्ग। क वर्ग में स्टार्टिंग के 5 आपके व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, न। क्या बोला, कौन कौन से 5 वर्ग आते हैं आपके, क, ख, ग, घ, न। कौन सा वर्ग है, क वर्ग है। अब जब भी बोलूंगा मैं कि क वर्ग यहाँ पर यूज होगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए क, ख, ग, घ, घ क्या है, क वर्ग है। व्हाट दैट। अगला ग्रुप है च वर्ग। मैं सबको देख रहा हूँ, यहाँ से कैमरे में सब दिख रहे हैं मुझे, कौन कौन लिख रहा है, कौन समझ रहा है। अगला है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ जाते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। अभी इसके बाद हम जब वर्ड्स बनाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि क वर्ग को च वर्ग से जोड़ देने पर ऐसे लेटर्स बनते हैं। तो आपको पता ही नहीं है क वर्ग कौन सा है, च वर्ग कौन सा है, इसलिए यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि च वर्ग कौन कौन सा होता है, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। थर्ड ग्रुप हमारा जो है वो है ट वर्ग। ट वर्ग के कौन कौन से व्यंजन होते हैं, तो कह रहे हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। वापस से, ट वर्ग के कौन कौन से लेटर होते हैं, तो कह रहे हैं ट, ठ, ड, ढ, ड। चौथा वर्ग हमारा, वर्ग मतलब पता है वर्ग मतलब क्या होता है, ग्रुप। वर्ग मीन्स ग्रुप, तो हमको ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं। चौथा वर्ग हमारा त वर्ग है। त वर्ग के कौन कौन से लेटर्स हैं, तो कह रहे हैं त, थ, ड, ध, न। त, थ, ड, ध, न। और लास्ट है आपका प वर्ग, जिस प वर्ग से है प, फ, ब, भ, म। टोटल व्यंजन कितने हो गए, 25 + 4
28, and 20 plus 4 will be 32. So in this way we have 32 व्यंजन and 13 स्वर. ठीक है, ऐसे मिलके आपके टोटल हमारे जो लेटर्स बनते हैं संस्कृत लैंग्वेज के बनते हैं. जैसे हमने स्वरों को 3 कैटेगरी में बांटा था, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त, वैसे ही व्यंजनों को 3 कैटेगरी में बांटा जिनका नाम है स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्मक. ये ग्रुप क्यों बनाए? तो कह रहे हैं जैसे जितने भी स्पर्श व्यंजन है इन सब का आपस में यूज होता है, अंतस्थ का आपस में कनेक्शन है, ऊष्म का कनेक्शन है, और फिर जब अंतस्थ ऊष्म से मिलते हैं तो अलग कंडीशन खड़ी होती है. तो सारे मिसमैच करके, जैसे आप नए पढ़ते हुए ना जैनिज्म परमागम के स्टूडेंट्स, निश्चय है, व्यवहार ने, ऐसे जैसे पढ़ते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर इन व्यंजनों का हमने ग्रुप डिवाइड करा है. देखिए आप लोग ने एक चीज रह गई बताना आपको, वो ये कि संस्कृत लैंग्वेज में अनुस्वार का प्रयोग भी होता है. तो अनुस्वार तो आपको पता ही है, डॉट जो ऊपर हम लगाते हैं जिसको हम अनुस्वार, हिंदी में भी अनुस्वार कहते हैं. और विसर्ग, विसर्ग मैंने आपको बता ही दिया. ठीक है, ये कोई अलग चीज नहीं है, ये संस्कृत लैंग्वेज में यूज होती है. एक बहुत अच्छा रूल देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है. वो रूल क्या कह रहा है? वो रूल कह रहा है कि अनुस्वार मतलब ये जो बिंदु लगाना ऊपर, और विसर्ग का उच्चारण सत्य रूप से नहीं होता, स्वर के बाद ही. भाई आप लोग विसर्ग का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, इन दोनों चीजों का प्रयोग हमेशा स्वर के बाद ही इनका उच्चारण होता है. कभी भी क के बाद विसर्ग कह, कह भी लगता है. अच्छा, इन्होंने यहाँ बोला कि स्वर के बाद ही इनका यूज होता है. अब मैं आपके सामने कंडीशन रख रहा हूँ, आप लोग मुझे बताना. जैसे मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन रखी है आपके सामने कि लेटर है मेरा क, मैंने तो विसर्ग लगा दिया कह, और ये संस्कृत वर्ड भी है कह. तो ये कैसे हो गया? अभी तो जस्ट हमने पढ़ा है कि भैया इस ये जो हमारा व्यंजन है, इस व्यंजन के बाद में हमारे विसर्ग का प्रयोग नहीं होता. फिर यहाँ पर आपने कैसे विसर्ग लगा दिया? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि व्यंजन कंप्लीट है कि नहीं. ये क कैसे बना है? तो क प्लस अ से बना है ना, और ये अ क्या है हमारा? तो अ तो क्या कहते हैं, अ हमारा स्वर ही तो है, और इस स्वर के बाद में ही तो विसर्ग लगा हुआ है. अगर कोई भी क ऐसा है जिसके बाद हलंत है तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग हो ही नहीं सकता. अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट टच द व्हाइट बोर्ड. ठीक है, तो अब कभी भी आपको दिख गया भाई क के बाद में विसर्ग है या स के बाद विसर्ग है, तो कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ पर इन्होंने व्यंजन के बाद में विसर्ग का प्रयोग कैसे किया. व्यंजन के बाद प्रयोग नहीं हुआ है, ये बना ही कैसे है, इनमें जुड़ा अ है, क प्लस अ करके वो पूरा बना है, और अ हमारा स्वर है, तो स्वर के बाद में हमारे इनका प्रयोग हुआ है. इस तरीके से यहाँ पर व्यंजनों का प्रयोग होता है. एनी डाउट्स टू एनीबॉडी कि आगे बढ़े? देखिए आप लोग क्लास एक दिन लगती है पूरे वीक में, और आप लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत एज ए लैंग्वेज. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग रिवीजन करें. इफ देयर इज नो रिवीजन तो आप भूल जाएंगे. दैट्स व्हाई हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वीक में एट अ टाइम. एक आधा बार आप लोग उसको देखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये रूल पहले ही बता दिया कि ये जो जो कंप्लीट है व्यंजन कैसे बना है. इसमें हमने हलंत वाला ग में अ को जोड़ दिया था तो ग बन गया. वैसे हमने फो में क्या किया, फो हलंत वाला है, उसमें हमने अ को जोड़ के फो बना लिया. चो हमारा कैसे बना, तो चो में हमने अ को जोड़ के कंप्लीट चो बना लिया. ये रूल आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ. तो इस हिसाब से हम देखिए क्या लिखा, स्वर व्यंजन संयोग. संयोग मतलब होता है इनका ग्रुप, इनका आपस में कैसा तालमेल है. कि स्वर व्यंजन अलग अलग काम ही नहीं कर सकते. स्वर और व्यंजन को आपस में मिलकर के ये पूरे सेंटेंसेस बनाते हैं. तो पूरी की पूरी संस्कृत लैंग्वेज कैसे बनी है? स्वर व्यंजन के संयोग से. संयोग से मतलब इनके मिशैप से, इनसे मिलकर के ये हमारी पूरी की पूरी लैंग्वेज बनी हुई है संस्कृत लैंग्वेज. इस हिसाब से हमने देखा है. अब आ जाइए एक न्यू टॉपिक जो कि व्यंजन के अंडर ही आता है, एंड प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, आई होप सो. यस, इसका नाम है व्यंजन संयोग. क्या बोला? व्यंजन संयोग. जी मोक्षम जी कुछ कह रहे हैं, कहिए.
जैसे ही हम कोई वॉवेल्स बोलते हैं तो उसके अंदर कॉन्सोनेंट का साउंड आता ही है। करेक्ट, वेरी गुड। वैसा यहाँ पर भी है कि हम लोग व्यंजन बोलेंगे, कोई भी व्यंजन बोलेंगे तो उसमें हमें स्वर का साउंड आएगा ही आएगा। कैसे आएगा, ले रहा हूँ मैं, एकता जी आपका डाउट ले रहा हूँ। जैसे मैंने बोला क, तो क मैं बोल रहा हूँ, पर आप इसको थोड़ा सा अगर इसको आप तोड़ोगे तो क, तो एंड में अ का साउंड आया कि नहीं आया? आया ना। मैंने बोला ख, ख, तो ख में एंड में आ का साउंड आया कि नहीं आया? तो व्यंजन बोलते हुए भी स्वर का साउंड आता ही है। व्यंजन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन स्वर, बट स्वर इज इंडिपेंडेंट। जी, एकता जी का कोई डाउट है, बोलिए। सर जैसे अनुस्वर है वो भी व्यंजन के बाद नहीं लगेगा ना, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जिस आप तरह देखिए। विसर्ग नहीं लग रहा है। हाँ, करेक्ट करेक्ट। अगर आपको दिख गया, मैं आपको सब लिख लिख के बता देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको मान लीजिए कहीं पर वर्ड में मिल गया, अच्छा डाउट है मतलब, और कंटिन्यूशन में डाउट हो जाएगा आपका क्लियर। तो मान लीजिए कहीं पे आपने देखा क लिखा है और क के ऊपर बिंदु है, सॉरी स्क्रीन चला गया, वापस ले आता हूँ। जैसे आपको कहीं पर देखा क लिखा है और क के ऊपर अनुस्वार का यूज यहाँ पर हो गया, तो आप तो कहोगे भैया कैसे यूज हो गया, ये तो स्वर है। तो सेम रूल अप्लाइज की क कैसा बना है, ये आधे क हलंत वाले क के साथ मिलकर अ से मिलकर बना है ना, तो अ के बाद में तो प्रयोग है इसका। कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि आधा क है और उसके ऊपर विसर्ग है, नहीं। हमेशा पूरा क है, उसके ऊपर ही अनुस्वार है। और क्यों? क्योंकि ये क किससे बना है, तो आधे क और अ से मिलकर के बना है, इसलिए उसमें प्रयोग है। राइट, क्लियर, डाउट क्लियर हुआ? ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, वर्णमाला चैप्टर का नाम है ना, वर्णमाला पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें है आपका व्यंजन संयोग, कि भैया कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जो आपने कुछ लेटर्स पढ़े होंगे लेकिन उनका यहाँ पर कहीं पर यूज ही नहीं दिखाया। जैसे ये यहाँ पर लिखा है ज्ञ, ज्ञ तो कहीं पर आया ही नहीं, ना स्वर में आया ना व्यंजन में आया। त्र, ये तो कहीं पर आया ही नहीं, ठीक है। त्यो, विद्यालय, श्रो, श्रो श्रवण, तो ये सब तो ना स्वर में आए ना व्यंजन में आए, लेकिन इनका यूज तो हमें लैंग्वेज में दिखता है कि नहीं दिखता? ऑफ कोर्स दिखता है। तो ये क्या है, ये ना स्वर है ना व्यंजन है, और हमने तीन ही कैटेगरी में वर्ड्स को डिवाइड किया है, लेटर्स को, स्वर और व्यंजन में। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इनको जिस तरीके से हमने स्वर में कहा था संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर, ए आई ओ औ को संयुक्त स्वर कहा था, उसी तरीके से कुछ लेटर्स होते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या बोला? एक और थर्ड कैटेगरी मैंने व्यंजन की निकाली, जिसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? तो कुछ और नहीं है, दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के जो तीसरा व्यंजन बनता है। जैसे ए आई ओ औ में था ना, दो अलग अलग स्वर से मिलकर के एक थर्ड हमारा स्वर बना। ए आई ओ औ बताया था मैंने आपको, अ और आ, दो अलग अलग स्वर से मिलकर ए बना, ठीक है। अ और ए से मिलकर आई बना, तो दो स्वर से मिलकर एक तीसरा अलग हमारा स्वर बना था संयुक्त स्वर में। द सेम रूल अप्लाइज हियर ऑल्सो, कि संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, तो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर के तीसरा कोई अलग व्यंजन बनता है, उसका नाम होता है संयुक्त व्यंजन। गॉट दैट? नहीं आया तो हैंड रेस करना। अब कौन कौन से ऐसे व्यंजन होते हैं जो किन्हीं और दो व्यंजन से मिलकर बनते हैं, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ज्ञ, ज्ञानी। ज्ञ कैसे बनता है? ज्ञ बनता है आपका ज प्लस इ से। कौन से दो व्यंजनों से मिलकर ज्ञ बना? तो कह रहे हैं ज और इ से मिलकर बना। मैं कलर दूसरा यूज कर लेता हूँ, रेड से शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो। अगला देखते हैं त्र, त्र कैसे बना? तो त प्लस र से त्र बना है। एक और चीज जो इनमें व्यंजन यूज कर रहे हैं, जैसे त्र में तो और र, तो हाफ है, र हाफ है, लेकिन दो हाफ हाफ वाले स्वर मिलकर भी क्या कर देंगे, एक पूरा लेटर बनाते हैं त्र। तो अब त्र में हलंत नहीं लगेगा, ठीक है। एग्जामिन कीजिए, एक ग्लास हाफ पानी से भरी है, एक और ग्लास हाफ पानी से भरी है, लेकिन आप उनको जब एक साथ डाल देंगे तो वो फुल भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? ग्लास फुल भर जाएगा ना। इन द सेम वे दो हाफ हलंत वाले व्यंजन है, तो में भी व्यंजन हलंत है और र में भी हलंत है,
दोनों हलंत हलंत वाले मिलकर अगर किसी तीसरे व्यंजन को बना रहे हैं तो वो तीसरा व्यंजन बिना हलंत के बनेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। जी अभिषेक जी का कोई डाउट है? कहिए अभिषेक जी, अनम्यूट कर लीजिए। यस हाँ जी। सॉरी यस। तो इसका मतलब ये होगा कि त्रह नहीं हो सकता। नहीं, त्रह हो सकता है, देखिए क्योंकि क्योंकि नहीं नहीं नहीं, त्रह हो सकता है, शत्रज्ञ शब्द बनता है। अगर ये त्र पूरा बन गया है ना तो इसमें अ जुड़ गया है। मैं आपको बता तो देता हूँ उसमें भी वापस वही से, ओके या वही सेम रूल है। नोट। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम बना रहे हैं ना, त्र शब्द, जैसे आपने संयुक्त तो अपना व्यंजन बोला, मैं फिर भी समझा देता कि कोई डाउट ना रहे। तो ये त आधा और र आधा मिलकर के आपका त्र बना रहे हैं, राइट? ठीक है, ओके। अब ये त्र में आप कह रहे हैं विसर्ग, हालांकि स्वर कहाँ पे आया? तो कह रहे हैं स्वर ऐसे आ गया कि ये त्र कंप्लीट बना क्योंकि इस त्र में अ जुड़ा है। ठीक है, ये त्र में अ जुड़ा है, अ जुड़ने से इसको हम क्या बना सकते हैं? त्रह बना सकते हैं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं हलंत या विसर्ग का प्रयोग बिना उसके होगा ही नहीं, मतलब आपको स्वर का यूज करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के क्या होता है, उसमें विसर्ग का या हलंत का यूज होता है, विसर्ग का सॉरी, हलंत का नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संयुक्त स्वर है द्यो। विद्यालय शब्द अगर आपने सुना हो द्यो, तो वो द प्लस यो से बनता है, विद्याल विद्यो द्यो शब्द बनता है। श्रो शब्द बनता है श प्लस रो से। किससे बनता है श्रो शब्द? श प्लस रो से बनता है। अब ध, आपने वर्धमान शब्द सुना है ना, वर्धमान, वर्धमान स्वामी, तो कई बार द आपको नीचे ध दिख रहा है, उसके ऊपर द लिखा है, तो वो कैसे बना? तो वो बना है हमारा द प्लस ध से ध शब्द बना है। उसके बाद हमारा प्र शब्द, तो प्र शब्द कैसे बना है? तो कह रहे हैं प प्लस र से मिलकर के प्र बना है। म्र, ये जो म्र शब्द आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर एक ऐसा सी तरीके से आपको दिख रहा है, आपको पता है इस मात्रा को हम क्या कहते हैं? हिंदी में भी हम इसे यही कहते हैं, मैं फिर भी बता देता हूँ आप लोग को इसको हम क्या कहते हैं। तो मान लीजिए मेरा शब्द है, अभी ऐसा हमने एग्जाम्पल में देखा, शब्द है म, म के ऊपर ऐसा चढ़ी है, इस मात्रा को हम कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। और इसका साउंड भी र आता है, म्र, म्र, ब्रह्म। ठीक है, तो जैसे हम शब्द यूज करते हैं वर्ध, तो व इसको कैसे बोल रहे हैं? वरध। तो ये र का साउंड कहाँ से आ रहा है? इस रेफ से र का साउंड आ रहा है, ऐसे वर्ध, लेकिन ये रेफ आधा र है। जो र है ना, ये आधा र है। ये रेफ कभी भी पूरा र का यूज नहीं करेगा, आधा र का सूचक है। जी राजेश जी कहिए, आपको कोई डाउट है? अनम्यूट कीजिए राजेश जी। जी कहिए। हाँ, मैं ज्योति भी साथ में हूँ। जी 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 कहिए कहिए। मेरा प्रश्न यह है कि ये दूसरा आपने बोला, दूसरा अक्षर त और र, त्र, तो हाँ ये जी, त वाला साउंड पहले आते हैं, लेकिन ये म वाले है, हाँ करेक्ट, यही इसके, रम क्यों नहीं जी है? जी जी, क्योंकि ये इसमें ये रूल है कि जहां पर भी रेफ यूज होगा रेफ ऊपर, तो वहां पर हमेशा पहले र का साउंड आएगा। त्र में ऐसा रूल नहीं है, वो तो र हम इंडिपेंडेंट लेटर को यूज कर रहे हैं ना। अगर यहाँ पर भी, अगर हम, मैं शेयर करता हूँ तो समझ आएगा, अगर यहाँ पर भी हमें ये जो यहाँ म है, इसमें देखिए ना हमने पहले र क्यों लिखा, क्योंकि जहां पर भी ऊपर रेफ चढ़ी वहां पे पहले साउंड र के आता है। वर्धमान, वधर्मान नहीं होता, वधर्मान नहीं होता है, क्या होता है? वर्धमान होता है। तो पहले र का साउंड आया ना, क्यों आया? क्योंकि ऊपर रेफ चढ़ी है, और जिस भी लेटर के ऊपर रेफ चढ़ेगी, इसका मतलब है कि उस लेटर के पहले आपको र का साउंड बोलना पड़ेगा, इसलिए पहले र बोला है। लेकिन त्र में हमने बाद में र क्यों बोला? क्योंकि त्र में बाद में ही र का साउंड आएगा, लेकिन जहां पर भी रेफ चढ़ा होता है वहां पर रूल है कि पहले र का साउंड आएगा और बाद में उस लेटर का साउंड आएगा जिसमें हमने रेफ चढ़ाई है। ठीक है, ज्योति जी समझ आ गया? जी जी जी, समझ आ गया हाँ, तो आप लोग हैंड डाउन कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये ह प्लस र से हिल, जैसे रस्व पर पढ़ा था हमने, रस्व स्वर पढ़े थे, रस्व, तो रस्व के वक्त मैंने आपको बताया था हेलो, ह कैसे सॉरी, नहीं। अजीब प्रश्न है। हाँ जी बोलिए बोलिए। आपने कहा कि म ऊपर वो लगाया है रेफ, हाँ तो हाँ हाँ रे, इसका अब क्या मर म्र नहीं, मर रम, आप इसको रमा, ऐसे मत हाँ बोलिए। बस, ओके ओके, हाँ जी सेम हाँ रूल जी अप्लाई करता है, जी ओके, जी जी जी, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके ओके।
श्योर। अब अगला लेटर मैंने आपको बताया, जब मैंने आपको बताया रस्व स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया था 3 स्वर में से एक रस्व स्वर होते हैं, तो उन्होंने आपको ऐसा ह बताया था लिखना, राइट। तो ये ह प्लस र से रस बनता है। जी दिया जी कुछ कह रही हैं, कहिए दिया जी। आप क्या द और ध को वापस प्रोनाउंस कर सकते हैं क्या? द और ध और ध द और ध ध ध ध ध और द, दोनों में डिफरेंस है। द जैसे दमन, द ध धनुष, तो ध में क्या हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है। जब आप ध बोल रहे हो ना, जैसे वाइब्रेशन, ध द में देयर इज नो वाइब्रेशन, द ध, ऐसा डिफरेंस आता है। ठीक है, आप बोलिए एक बार, आप बोलिए द और ध। द और ध। ध ध आपकी जीभ से वाइब्रेट आती है, ध ध ध, तो वाइब्रेशन आता है ध बोलते समय। बोलिए एक बार, बोलिए दिया जी। ध द करेक्ट, द। हाँ करेक्ट एक और क्वेश्चन है, करेक्ट। जी इनको जी। साथ में कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, जैसे वो लाइक इस तो व्यंजन प्रयोग में? देखिए ऐसा है, देखिए आप खुद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ध आधा लिखा हुआ है और द पूरा लिखा है, तो साउंड प्रॉपर द का आता है। जैसे वर्धमान बोला तो एक हल्का साउंड ध का आता है, फिर द का आता है वर्धमान, तो ध का साउंड भी द का, वर्ध मतलब ऐसे करके। तो मोस्टली तो साउंड द का ही आता है, लेकिन उसमें हल्का ध, तो ध ध ऐसे ऐसे करके आता है। उसमें ज्यादा कोई यूज, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको जब प्रैक्टिस करते करते, जब हम, किसका माइक अनम्यूट है, there's somebody whose mic is unmute, please। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बोलते समय आपको कोई इश्यू नहीं आएगा जब हम वर्ड में बोलेंगे तो। अभी अलग से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको कि ध कैसे हम अलग से बोले, जब आप उसको वर्ड में यूज करेंगे तो वर्ड में आपको अपने आप यूज उसका हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। जी कल्पेश जी का डाउट है, कहिए। जी कल्पेश जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, मेरा डाउट नहीं है, जस्ट वांटेड टू ये आगे जो सवाल पूछा था ध के लिए, तो जैसे हम सिद्ध बोलते हैं तो सिद्ध में ये ध आएगा, द करेक्ट, और ध जो है। यस, थैंक यू फॉर द एग्जांपल, आई वाज सर्चिंग फॉर दैट ओनली। हाँ तो सिद्ध, तो ध भी आ रहा है, द भी आ रहा है, वो अलग हाँ से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे आप, बट हाँ हम उसका यूज कर लेते हैं। हाँ। एवरीथिंग इज और नॉट दूसरा, प्रैक्टिकल। हाँ जी हाँ, कहिए और कहिए। दूसरा दूसरा जैसे वो र और म का था, उसके लिए भी एक मुझे एग्जाम्पल याद आया कि जी जैसे मर्म है, तो वेरी मर्म गुड। हम बोलते हैं तो र और म आता है, लेकिन हाँ जब म के पीछे र आता है तो हम मृग मृग जैसे बोलते हैं, तो हाँ उसमें वेरी म के गुड। पीछे र आएगा, जी जी जी, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल रेफ बिल्कुल। नीचे आएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, करेक्ट, सही है। जैसे अमृत, तो अमृत के नीचे, हाँ, म के नीचे रेफ है, तो वो उसमें म के बाद में साउंड र का आता है, और अगर ऊपर बाद रेफ में चढ़ी है तो उसमें पहले साउंड आता है। बहुत अच्छा है, थैंक यू। मीरा जी कहिए। सर इसमें ये जो द और ध में आपने बताया कि ध आता है, तो जो वर्धमान होता है तो उसमें नहीं तो नहीं नहीं, ध वर्धमान में के नहीं आता ऊपर है। रेफ आएगा ना? हाँ हाँ, हाँ वर्धमान में, ध के वर्धमान में ऊपर ध के रेफ ऊपर है, आएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वर्धमान ऐसे बोले, वर्धमान ऐसे साउंड आ रहा है हमारा, हाँ, दैट्स वाई। जी तो सही ये है, तो करेक्ट। बद्ध बद्ध का होता है ना, सिद्ध का बद्ध, ऐसे दोनों ऐसे देख, ये। ये ध, ये अलग चीज है और ये म अलग चीज, दोनों अलग अलग चीज है ना, डोंट मिक्स इट हम्म। अप। तो इस हिसाब से हो जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संयुक्त व्यंजन जो है श, क प्लस श से बन रहा है श। जी एकता जी का कोई डाउट आ रहा है, कहिए एकता जी। सर आप एक बार वो मर्म का स्पेलिंग आप व्हाइट बोर्ड पे लिख सकते हैं, लाइक? बिल्कुल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देते हैं। ये चलने के बाद मर्म शब्द कैसे लिखते हैं, वैसे आपको खुद बताना चाहिए, अब तो मर्म कैसे लिखेंगे। मर्म में र कहाँ पे आ रहा है, म र म दोनों र के बीच में आ रहा है, तो आप किसके ऊपर रेफ चढ़ाएंगे बताइए, किस लेटर, आप ही बताइए, मैं लिख देता हूँ म म, बताइए इन दोनों में से कौन से लेटर के ऊपर आप रेफ चढ़ाएंगे, कहिए। सर सेकंड के ऊपर। करेक्ट, क्योंकि हम सेकंड वाले म के पहले र का साउंड, तो जिस लेटर के पहले हम र का साउंड लेते हैं उस लेटर पे रेफ चढ़ती है, तो मर्म, ऐसे करके। जी प्रशांत जी का कोई डाउट है, कहिए प्रशांत जी, बोलिए। जी अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए। सर अमृत में कैसा आएगा, अमृत? अमृत में बता देता हूं मैं लिख के, अ मृ
अब यहाँ पर इसको हम रुमूर्त नहीं बोल रहे, म के बाद में र का साउंड आ रहा है, अमरुत, र के बाद में साउंड आ रहा है, सॉरी म के बाद र का साउंड आ रहा है। तो जिन लेटर्स के बाद में र का साउंड आता है उन लेटर्स में नीचे से रेफ लगी होती है, और जिन लेटर्स के पहले र का साउंड आता है उन लेटर्स के ऊपर रेफ लगी होती है। हालांकि यहाँ पर नहीं लगेगी, मैंने सिर्फ लिखने के हिसाब से बताया है, ठीक है। फिर ये त के ऊपर क्यों नहीं आया? त के ऊपर नहीं आएगा ना, क्यों आएगा? देखिए क्योंकि इसमें र तो र का आप प्रोनाउंसिएशन त से पहले आएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दे तो अमृत बोलने पर ऊ का साउंड भी आ रहा है, अब वो ऊ का साउंड म पे आ रहा है, अमत्रु नहीं होता, अमृत होता है। तो ऊ का साउंड का फोकस कहाँ पे आ रहा है? तो वो म, तो जहां पर र का भी उच्चारण है और ऊ का भी उच्चारण है, इन दोनों का उच्चारण मिक्स करके के हमने म पे जहां पर आपको ऊ का साउंड भी आ रहा है उसका प्रेफरेंस देके हम र का हिसाब से लगाएंगे। अमत्रु नहीं होता, अमृत होता है। ऊ का साउंड भी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमरू, अमरू, रू रू रू, इसलिए हमने म पे लगाया। अकेले र होता तो हो सकता है हम तो पे रेफ लगा दे, लेकिन अभी ऊ का भी साउंड है तो उसका बात का वजन इसलिए, तो उसमें हमने इसलिए मुंह में लगाया है ना जी। अनु जी कुछ पूछ रही है, कहिए अनु जी। अनम्यूट करिए पहले अपने आप को, आप अनम्यूट करिए। हाँ जी, कहिए कहिए, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अमृत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना डीप में मत घुसिए आप लोग, अभी हम लोग सिर्फ लेटर समझ रहे हैं। इट्स फाइन, यू आर मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट। आप सोचते वक्त आप बोलते थे ना, सोचते हो कि अमृत बोलना है, अमरूद, जैसा आपको बोलने में आता है बोल देते हो। तो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, फ्लो में सब कुछ आ जाता है, एकदम डीप में घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़े से संयुक्त व्यंजन बने हमारे, उसको कंप्लीट करते हुए चैप्टर क्लोज करेंगे आज का। अब आपने कई बार ऐसे लेटर देखे जिनमें त पे डंडा लगा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ तो आप लोगों के लिए होगा इजियर टू अंडरस्टैंड। अनु जी आपका डाउट हो गया तो आप हैंड डाउन कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पर त पे आपको देगा एक डंडा सा लगा हुआ है, तो ये कैसे आ जाता है? जब सेम लेटर डबल डबल बार आ जाते हैं ना, सेम लेटर मतलब ओनली तो, बाकी सब तो डबल बार हम क का यूज कर लेंगे, ल वाला यूज कर लेंगे, लेकिन त जब आता है तो डबल तो एक साथ यूज होने से ये एक तो लिखते हैं, उसमें हम डंडा ऐसा रेफ लगा देते हैं, तो ये तो जैसे तत्व, तो तत्व में तो वैसे भी लेकिन किसी भी एग्जांपल में तत्व करके हम यूज करते हैं, तो वहां पर डबल तो एक साथ यूज होने से एक तो लिखेंगे और उस पर हम रेफ लगा देंगे जी। इसके बाद ये वाला तो अलग है, इसका देखिए उच्चारण भी तो ही होता है, कच कच करके उच्चारण नहीं होता है इसका उच्चारण तो ही होगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है बेसिक कि हम को आधा बोल के तो पूरा नहीं बोल सकते। कतो ऐसा साउंड बहुत वल्गर साउंड आ रहा है, इसलिए हम उसका नॉर्मल तो ही इसको बोलेंगे। लेकिन अगर तो स्टार्टिंग में इसका मतलब क्या है कि आधा क और तो ने मिलकर के बनाया है जी। राष्ट्र शब्द आपने सुना हो, द वन एंड ओनली एग्जाम्पल जहां पर आपको 3 लेटर दिख रहे हैं, क्योंकि श भी यूज है। मैं आ रहा हूँ, डॉट्स पे आ रहा हूँ, रुक जाइए, खुद अनम्यूट मत कीजिए, मैं आऊंगा आप पर, आप बस हैंड रेज करके रखिए। श, ट, र, भाई अभी तक दो लेटर्स थे, अब 3 लेटर कैसे आ गए? क्योंकि यहाँ पर ट के नीचे 2 मात्राएं लगी है। ट्र दिख रहा है आपको, ट के नीचे 2 मात्राएं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 मात्रा यूज होने से श, ट, और जहां पर आपको 2 मात्रा यूज करनी है उसके बाद हम र लगा देते हैं। और वैसे ही सुप्रीम रूल है कि डबल मात्रा हमेशा कद पे लगेगी, ट पे ही लगती है या द पे लग जाती है। तो जिन भी लेटर्स के बाद आपको डबल मात्रा यूज करनी हो, जैसे द में द्र बनाना है, ट्र बनाना है, तो उसके बाद आप र को यूज कर लीजिए, पूरे र को यूज कर लीजिए, आधे र को नहीं, पूरे र को यूज करने से वो ट का ट्र बन जाता है। इस हिसाब से संयुक्त व्यंजन हमारे यहाँ पर हमने यूज करे हैं। ये सारे वो व्यंजन थे जिन व्यंजन को 2 या 3 स्वरों से मिलकर हम बना रहे हैं। अनुज जी का कोई डाउट आ रहा है जी, कहिए। तो राष्ट्र भी बोल सकते हैं ना साहब, लास्ट वर्ड ट्र, ट्र, राष्ट्र बोलते हैं, स्ट्र, स्ट्र, राष्ट्र, राष्ट्र बोलते हैं, उसमें से राम मत बोलिए, स्ट्र बोलिए बस। जी जी जी, राजेश जी, ज्योति जी का डाउट है आई थिंक, जी कहिए। हाँ, ये लास्ट वाले श, ट या र, राष्ट्र बोलते हैं, उसमें से राम मत बोलिए, स्ट्र बोलिए बस, स्ट्र बोलने में आ गया। और वो देखिए
क और त ज्वाइन हुआ है तो वो शक्ति, वैसे शक्ति, लेकिन अभी आप नहीं, अलग अलग देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, जब आप इनका यूज वर्ड में करोगे ना तो वर्ड में इनका यूज इजीली हो जाता है, वर्ड में उसका कोई दिक्कत नहीं आता, लेकिन जब आप इसको अलग से सिंगल हो तो आपको बोलने में दिक्कत आ रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इतना फोकस मत कीजिए, अभी समझ जाइए। जब आप इनका यूज वर्ड्स में करोगे तो इजीली, शक्ति आपने बोल दी इजीली, आपको बोलने में आ गया, लेकिन क आधा तो बोलने में नहीं आ रहा। राष्ट्र आपने इजीली बोल दिया, लेकिन ट्र ऐसा अलग से बोलने में नहीं आ रहा, इसलिए इतना उसको वजन मत दीजिए। व्हेन वी आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन लेटर, इन दीज लेटर्स इन वर्ड्स, तो बोलने हमें आ जाते हैं। जी कहिए, एकता जी कहिए, सर अनम्यूट कीजिए। दो हलंक वाले सिमिलर शब्द आएंगे, वो सब पे अप्लाई होगा सर? नहीं नहीं, ये तो वाला रूल सिर्फ तो के लिए है या द्रो के लिए है, बाकी तो जैसे दो क आ गए तो हम दो क को एक के बाद एक लिख देते हैं, क को आपने देखा होगा कई जगह हम लिख देते हैं। मैं एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पर लिख के बता देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर दो को हम एक साथ यूज कर रहे हैं, जैसे, क्योंकि एक सिंपल फनी बात बताता हूँ, लेकिन एक वो भी आप रूल लगा सकते हो भाई, वो मात्रा चढ़ाने के लिए जगह भी तो चाहिए। अब जैसे दो क है, इसमें कहाँ मात्रा चढ़ाओगे आप, मतलब हमारे टीचर्स कभी समझाते थे, तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे क, ठीक है। यहाँ पर वो रेफ नहीं आएगी, ओनली जब हम तो का यूज कर रहे हैं तो में हम ऐसा यूज करके इसको करते हैं, ऐसा, है ना। इस हिसाब से ज्यादा लेटर्स में कंफ्यूज नहीं होना, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम समझ जाएंगे। चलिए, लेट्स एंड द चैप्टर, लेट्स सी आगे क्या है हमारे स्टोर में। अब आपको कुछ शब्द बनाना सिखा रहे हैं, देखिए शब्द कैसे बनते हैं। अब वो लेटर्स आपने सीख लिए, अब शब्द कैसे बनते हैं वो देखिए। जैसे हमारा पहला शब्द है कृषकः, कृषकः, सबसे पहले क लिखेंगे आधा, आधा क्यों लिखेंगे क, क्योंकि सारे व्यंजन आधे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नीचे रेफ लगाए री का, तो वहां वो लगाए री की मात्रा से, री की मात्रा से नीचे रेफ चढ़ता है, री की मात्रा से नीचे रेफ चढ़ता है, ठीक है। अभी री क्या है, स्वर है कि व्यंजन है, इस री क्या है, स्वर है, तो स्वर के लग जाने से ये क पूरा हो गया और इसके नीचे रेफ की मात्रा भी चढ़ गई। उसके बाद श लेटर है हमारा, श व्यंजन है तो श आधा होगा, उसे कंप्लीट कैसे किया, अ को जोड़ने से उसे कंप्लीट कर दिया, राइट। अब कह है तो क तो आधा है क्योंकि व्यंजन है, अह, अह हमारा स्वर है तो स्वर के जुड़ जाने से पूरा हो गया, तो कृषक शब्द हमारा ऐसे बन गया। अगला शब्द देखिए आश्चर्य, हमने कैसे बनाया, तो आ तो अपने आप में खुद क्या है, स्वर है। अब ऐसा मत लिख देना अ प्लस अ, नहीं, क्योंकि आ नाम का ऑलरेडी इंडिविजुअल एक क्या है, स्वर एग्जिस्ट करता है, तो आ लिख देंगे। फिर श, अच्छा यहाँ पर श पे अ क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि श लेटर में ही आधा यूज हुआ है, तो हम इसमें अ जोड़ के इसे कंप्लीट क्यों करेंगे, तो आधा ही श लिखेंगे। च जरूर पूरा हुआ है, तो च को च प्लस अ करके हमने पूरा कर दिया। फिर देखिए य के ऊपर रेफ जोड़ा है कि नहीं, य के ऊपर रेफ जोड़ा है, मतलब र का यूज अ के य के पहले हो रहा है, तो य हमने यहाँ पर यूज कर लिया, र पहले यूज कर लिया, उसके बाद हमने य का यूज कर लिया। अब इस य को कंप्लीट कैसे करेंगे, य है तो हमारा व्यंजन ही, तो अ लगा के हमने इसको कंप्लीट कर दिया, और म में ऑलरेडी हलंत लगा हुआ है, तो हम भी इसको हलंत लगा के छोड़ देंगे, इसमें अ नहीं जोड़ेंगे। समझ आ गया, है ना। उष्ट्र शब्द बना है, उ स्वर है, कंप्लीट अपने आप में है, श आधा है तो आधा छोड़ देंगे। ट्रह कैसे बनाए आपको भी बता दिया था हमने, ट प्लस र, और विसर्ग लगाने के लिए एंड में क्या लगाते हैं, विसर्ग लगाने के लिए अह, विसर्ग लगाने के लिए अह का यूज आपको करना है जहां भी विसर्ग लगाना है, और अह स्वर है तो इसलिए अ नहीं लगाना, अकेले अह लगाने से वो कंप्लीट हो जाता है। पत्रम शब्द कैसे बना, प प्लस अ प्लस त प्लस र, त प्लस र से त्र बना ना, आपने पढ़ लिया ना त्र कैसे बना, त प्लस र। अब इसे कंप्लीट तो करना पड़ेगा कि नहीं, ये दोनों व्यंजन है, और लगाए कंप्लीट कर देंगे। म यहाँ पर आधा ही लिखा है तो हमने भी आधा ही म लिखा, ऐसे हमारा शब्द बन गया पत्रम। विद्वान शब्द कैसे बना, तो वह है, वो में छोटी छोटी मतलब दी रस्व ई लगा दी, वि द, देखिए विद्वान में ये दो के नीचे वो है ना, तो पहले दो आएगा लेकिन आधा आएगा, वो भी क्या है आधा ही होता है, तो आधा वो आ जाएगा। इसमें बड़े आ की मात्रा चढ़ी है कि नहीं, कि छोटा है, विद्वन शब्द है कि विद्वान शब्द है, विद्वान शब्द है, आ का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने वो के बाद आ लगा दिया।
फिर न, न क्या है हमारा व्यंजन है, न आधा है, उसको कंप्लीट हमने किया विसर्ग लगा के, अह लगा के, तो विद्वान यूज हो गया। अगला यज्ञ शब्द बहुत इजी है, आधा य है, इसे कंप्लीट किया हमने अ बना के। फिर ज्ञ कैसे बना, ज्ञ कैसे बना, तो ज प्लस य से ज्ञ बना था, विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग लगता है अह से, अह स्वर है, तो स्वर को व्यंजन में जोड़ने से ये पूरा हो गया। लास्ट एग्जाम्पल ब्राह्मण, ब्रह्माण, ब प्लस र, देखिए नीचे रेफ कैसे लगी लगी नीचे रेफ, तो ब के बाद र लगाने से ब्र बन जाता है, नीचे रेफ वाला बन जाता है, तो ब्र। अब इसमें आ की मात्रा है ब्रा में, तो आ लगा देंगे। फिर ह, अब देखिए जो ब्राह्मण में वाला शब्द है ना, ह और म, तो पहले ह और म करने से हमारा ऐसा वाला ह बन जाता है। ठीक है, ये बना। इसमें अ की मात्रा जोड़ेंगे, फिर न प्लस अ, वैसे यहाँ पर ये अ गलत है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आ की मात्रा आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ आएगा, अ नहीं आएगा, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर बड़े आ की मात्रा है ना, तो भ्र प्लस ह प्लस म प्लस आ। ठीक है, आ जाएगा, नहीं नहीं अनमोल जी, नहीं बड़े नहीं नहीं, यहाँ एक पे तो अ ही आएगा, अ हमने ही आएगा। जोड़ा ही क्यों है? किसमें? ये ह और म आधा मिलके तो हम बन गया ना, नहीं नहीं तो बना, फिर हमने ह और क्यों जोड़ा है? वो आधे ही है, किसने का पूरा बन गया? ये ह, देखिए देखिए आप लेटर में देखेंगे तो यहाँ पर म आधा यूज हुआ है, इसे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ओके। देखिए हमने क्यों आ यूज किया यहाँ पर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, दो आधे आधे मिलके पूरा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग से आ की मात्रा भी तो लगी है शब्द में। ब्रह्मण शब्द है कि ब्रह्माण शब्द है, ह के बाद ब्राह्मण, भी, हाँ तो आ की मात्रा ब्राह्मण लगी। है तो ह म म, एक है, इसमें आ कहाँ पर है? अरे ये मात्रा लगी है ना यहाँ पर, यहाँ पर ये अ की मात्रा लगी है कि नहीं लगी? जी। ये आ की मात्रा अच्छा, लगी। अच्छा म इस, नहीं है ये। हाँ इसको भी, हाँ इसको भी जस्टिफाई करना है ना, इस मात्रा को भी जस्टिफाई करना है ना। अगर यहाँ पे अ नहीं होता, मैं व्हाइट बोर्ड से आपको समझा देता हूँ, मतलब सुन रहे हैं आप? मुझे लगा आप लोग सोते नहीं है कि मैं बोलते जा रहा हूँ, नहीं मतलब सुन रहे नहीं, हैं आप लोग। पूरा गुड सुन गुड रहे हैं। गुड। देखिए, अगर यहाँ पर शब्द जो है, जैसा आपने बोला, अगर ये शब्द होता ना, तो बिल्कुल सही बोला आपने, आधा ह और आधा म, लेकिन शब्द ये नहीं है, शब्द ये है। ये एक मात्रा जुड़ गई कि नहीं जुड़ गई? यहाँ किसकी मात्रा है ये अ की मात्रा है, इसलिए हमें यहाँ पर अ लगाना पड़ेगा। और अ लगाया, अच्छा आ क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसके पहले दो आधे आधे व्यंजन मिल ही रहे हैं, अ और म, राइट, तो आ की जरूरत है नहीं। इन आधे ह और म में एक अ जोड़ने से ये आ की मात्रा लग गई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर हमें आ की मात्रा का यूज करना पड़ा। ठीक है, समझ आ गया? इस हिसाब से जी। शब्द, ये शब्द यहाँ पर बना हुआ है, तो इस हिसाब से। और एंड में विसर्ग लगाने के लिए हमने यहाँ पर अह जोड़ने से ब्राह्मण, ऐसा आपका शब्द यहाँ पर बन गया। अब आप लोग के लिए होमवर्क फॉर नेक्स्ट संडे। ठीक है, होमवर्क आप लोग को दे दिया है हमने, ये पूरा एक्सरसाइज आपको करके आनी है। निम्न वर्णों में से दीर्घ व ह्रस्व स्वरों स्वर अलग कीजिए। ये इन्हें ग्रुप दे दिए, इनमें से कौन कौन से स्वर ह्रस्व है, कौन कौन से दीर्घ है, आपको पता करना है। ठीक है, आपको बता दिया हमने, ह्रस्व के आगे ह्रस्व, दीर्घ के आगे दीर्घ आप लिख के आइएगा। भले ही पेंसिल से होमवर्क करिए, लेकिन करिए, मैं नेक्स्ट क्लास में अलग अलग लोगों से पूछूंगा। ये देखिए, ये सब आपको आता है। ऊष्मः शब्द क्या, ये ऊष्मः, ट वर्ग में कौन कौन से वर्ग आगे बताना है, अंतस्थ कौन कौन से होते हैं, ऊष्मा कौन कौन से वर्ण होते हैं, च वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, ये सब आपको भरना है। उसके बाद देखिए क्या है, संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है, ऑप्शन दिए हैं, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है। ए वर्ण क्या है, दीर्घ, ह्रस्व या संयुक्त। च वर्ग का वर्ण कौन सा, इनमें से कौन सा वर्ण ऊष्म है, ये सब बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाला होमवर्क है कि निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है। ठीक है, ये सब आपको करना है, पूरे पूरे करने हैं। निम्न, अब इधर तो आपको तोड़ के लिखने हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी तोड़ तोड़ के लिखे हुए हैं, इसको आपको जोड़ के लिखना है। देखिए, जहां पर आपको वर्ड तोड़ने पड़ते हैं, जोड़ के लिखे हुए हैं, उन्हें आप कहते हैं वर्ण विच्छेद। निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद, वर्ण निम्न, निम्न मतलब होता है जो अभी नीचे दिए, वर्ण विच्छेद मतलब, विच्छेद मतलब तोड़ना, तो शब्दों को लेटर से तोड़ना, उसका नाम है वर्ण विच्छेद। और जहां पर आपको उन लेटर्स को जोड़ना होता है, उन्हें कहते हैं वर्ण संयोजन। तो यहाँ पे आपको लेटर्स दिए, इनको जोड़ के क्या शब्द बन रहे हैं, ये सब आपको बनाना है।
ये पूरा आपका होमवर्क है फॉर द नेक्स्ट होल वीक, एंड आई थिंक आप लोग कर सकते हैं अगर आपने पूरा पूरा पढ़ा है तो। इस हिसाब से हमारा पूरा पहला चैप्टर वर्णमाला हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये होमवर्क मुझे चाहिए। जरूरत पड़ी तो हम एक क्लास में सिर्फ आपका होमवर्क चेक करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जितना पढ़ रहे हैं वो पक्का होना चाहिए। पढ़ते जाए भूलते जाए ऐसा काम नहीं करना है जी। कोई डाउट है? नहीं है तो हम आज की क्लास खत्म करेंगे। आई वॉन्ट योर होमवर्क टू बी डन, ठीक है? नहीं करेंगे धीरे धीरे, एक दिन मत करो, एक दिन एक क्वेश्चन, अगले दिन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड डे अनदर क्वेश्चन, और जहां कहीं अटक जाओ रूल में आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो विद दैट हम लोग क्लास कंक्लूड करते हैं आज का। हमारा पहला चैप्टर कॉन्ग्रेचुलेशन आपने कंप्लीट कर लिया विद इन 2 क्लासेस। दैट्स गुड, गुड स्पीड। विल गो विद द सेम स्पीड एंड विद द सेम, आपके अंदर वो एंथुसियाज्म होना चाहिए, क्लास छोड़ना नहीं है। जैसे अब 24 बच्चे हो गए, पिछले कहा 50-60 बच्चे थे, ठीक है? तो विद दैट स्पिरिट वी विल कंटिन्यू विद आवर क्लास। फॉर नाउ विल एंडिंग इट। किसी कुछ नहीं कहना, वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू एवरीबॉडी, विल मीट इन नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए, और बीच में चैनल को अगर आपने देखा है तो इसमें क्लासेस आती हैं, वीकडे की क्लासेस भी, तब उनको भी चेकआउट कर सकते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, सो दैट यू विल बी इन टच विद व्हाट्स गोइंग ऑन। ठीक है, खत्म करें। सभी को जय जिनेंद्र। विल एंड विद आवर क्लास फॉर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू। जय जिनेंद्र। जय थैंक यू। जिनेंद्र।